सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइज, जैसे कि आप जानते हैं कि हम वन शॉट वीडियोस बना रहे हैं जिसमें हम बहुत ही क्विक मैनर में फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे। सो हम बात कर रहे हैं क्लास 11th यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। तो इन वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हो तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैंने मोस्टली चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। तो आज हम बात करेंगे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो कौन से बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है। देखो, हर बच्चा सेम नहीं होता। कुछ बच्चे जो होते हैं वो फिजिकली डिसेबल होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो मेंटली डिसेबल होते हैं, है ना। कुछ बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं। तो यहाँ पर ना अलग अलग तरीके के बच्चे जो हैं हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जिनको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, ये डिसऑर्डर है, अगर हम उनको भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करवा पा रहे हैं एक्सटर्नल हेल्प के थ्रू, यानी कि हम उनको एक्सटर्नल हेल्प के थ्रू कुछ डिवाइसेस देके, कुछ टीचर की हेल्प से या कुछ भी एक्सटर्नल सपोर्ट देके अगर हम उनको स्पोर्ट्स का पार्ट बना पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यही सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए कंटेंट पे नज़र डालते हैं। सो गाइस, कंटेंट आपके सामने ही है। सो कंटेंट में क्या क्या आएगा? कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉजेज एंड नेचर, disability etiquettes, aim objective of adaptive physical education, role of various professional for children with special needs। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसेबिलिटी से रिलेटेड। सो डिसेबिलिटी क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसमें क्या होता है ना, या तो इंसान को फिजिकल या कोई मेंटल कंडीशन होती है, ठीक है। सो हमने ये पढ़ा कि एक नॉर्मल बच्चा होता है और एक स्पेशल बच्चा होता है, ठीक है। सो नॉर्मल बच्चा जो है जितनी स्पीड के साथ अपनी एज के अकॉर्डिंग काम को परफॉर्म कर रहा होता है उतने अच्छे तरीके से स्पेशल बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी कि उसको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही होती है। उसी चीज को हम बोलते हैं डिसेबिलिटी। सो डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी इज अ रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसीडर नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। तो जिस तरीके से एक नॉर्मल बच्चा काम को परफॉर्म करता है, जिस बच्चे को डिसेबिलिटी होगी यानी कि जो स्पेशल बच्चे होंगे वो उतने अच्छे तरीके से या उतनी स्पीड के साथ काम को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनको दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ ये कि डिसेबिलिटी जो है वो बाय बर्थ भी हो सकती है या फिर किसी चोट लगने की वजह से भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट ये है कि डिसेबिलिटी जो है वो परमानेंट होती है, यानी कि अगर किसी को डिसेबिलिटी हो गई तो उसको लाइफ लॉन्ग उसके साथ ही रहना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में। अभी हम देखेंगे और आगे इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो कौन कौन सी होती है? फिजिकल डिसेबिलिटी, सेंसरी डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी। अब हम इनके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट जो है वो है आपका डिसऑर्डर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सो डिसऑर्डर मेनली ना आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेट करता है, यानी कि डिसेबिलिटी जो है वो आपकी फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल हर चीज के साथ डील कर रही थी, लेकिन डिसऑर्डर जो है वो डील करता है मेंटल हेल्थ के साथ कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी इफेक्ट हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिसऑर्डर में नॉट बी ऑलवेज परमानेंट। ये हमेशा परमानेंट नहीं होता है। आप इसको ट्रीट कर सकते हो। आप अगर किसी को भी डिसऑर्डर हुआ है तो वो अपना इलाज करा सकता है, ठीक हो सकता है, जबकि डिसेबिलिटी जो है वो आपकी परमानेंट होती है और डिसऑर्डर परमानेंट नहीं होता है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप ऑफ डिसऑर्डर। सो पहला डिसऑर्डर होता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, हमेशा उसके अंदर एनर्जी रहेगी, वो कूदता फिरता रहेगा, ठीक है। उसको थोड़ा एक जगह पे बिठाना, कॉन्सेंट्रेट कराना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बच्चा जो है उसको कंट्रोल करना उसको सिखाना पड़ता है। कंट्रोल करके बिठाना एक जगह, इन सब चीज़ों में बहुत दिक्कत होती है। और उस बच्चे का एक काम को लेके फोकस रखना, इसमें भी दिक्कत होती है। इसीलिए इस तरीके के बच्चे की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो 10-10 मिनट्स में डिवाइड करी जाती हैं, ताकि वो 10-10 मिनट में अगर उसका जब भी ध्यान भटके तो वो दोबारा से उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर ले। नेक्स्ट जो है वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन और बिहेवियर में दिक्कत होती है। आपने वो देखी होगी माय नेम इज खान वाली मूवी, उसमें क्लियरली दिखाया है कि शाहरुख खान को ASD था, विच मीन्स वो ढंग से बात नहीं अपनी क्लियर कर पाते और आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं
और उनका बिहेवियर भी थोड़ा सा अलग ही होता है। कुछ कलर से दिक्कत हो सकती है उनको, कुछ आवाज़ से दिक्कत हो सकती है, प्लस वो सोशल कॉन्टैक्ट कम से कम बनाते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। नेक्स्ट है अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है ना, बच्चा बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो है गुस्सा भरा हुआ होता है, कभी भी गुस्सा आ सकता है उसको, हर रूल्स को मानने से मना करता है, दूसरे बच्चों पे ब्लेम करता है, ये सब काम करता है। नेक्स्ट है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें जो है डिफिकल्टी होती है सेंसरी इनपुट में। जो इंसान के 5 सेंसेस होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, जैसे टच, साउंड, साइट, मूवमेंट, ठीक है। तो बच्चे को इन सब सेंसेस से रह के दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि उसको ढंग से सुनाई ना देता हो सकता है उसको दिखाई ना देता हो, ठीक है। स्मेलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन अगर जो है उसमें हार्म हो रहा है तो उसको पता ही नहीं चल पा रहा, ठीक है। तो जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉजेज एंड नेचर। सो मेनली हम 2 तरीके की डिसेबिलिटी कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस, जिसमें आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और दूसरा है आपका फिजिकल डिसेबिलिटी। सो हमारा जो है टॉपिक वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देखो, इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है, जो चीज ब्रेन से रिलेटेड होती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इट रेफर्स टू लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि ये एक ऐसी दिक्कत मानी जाती है जिसमें एक इंसान जो है वो ढंग से रीजनिंग नहीं कर पाता, लर्न नहीं कर पाता, या प्रॉब्लम्स को जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाता। एंड अडेप्टिव बिहेवियर, स्किल नीडेड फॉर डेली लाइफ सच एज कम्युनिकेशन एंड सेल्फ केयर। तो इसमें जो है डेली लाइफ की चीज़ों को सिखाने के लिए, जैसे आपको कैसे बात करनी है, अपना कैसे ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों पे भी जो है ध्यान दिया जाता है। सो एक बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो उसका ब्रेन है, वो थोड़ा सा इफेक्ट हो गया है। वो उस तरीके से चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से एक नॉर्मल चाइल्ड कर लेता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पॉइंट 1, इट यूजुअली ऑरिजिनेट बिफोर द एज ऑफ 18। 18 साल से पहले ही होती है ये। इसमें IQ जो है वो 70 से कम होता है। उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है मोटर्स का या लैंग्वेज स्किल उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, यानी कि हाथ पैर चलना, ठीक है, वो ढंग से नहीं डेवलप हो पाते, ढंग से बच्चा बोल नहीं पाता है, लैंग्वेज बोलने में दिक्कत हो रही होती है। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग में हमने पहले भी डिस्कस करा कि बच्चा ढंग से समझ नहीं पा रहा है, चीज़ों को रिमेंबर नहीं कर पा रहा है, इन सब चीज़ों में दिक्कत हो रही है। डिसीजन तेज़ी में नहीं ले पाता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बॉल फेंकी तो उसको समझ नहीं आ रहा कि बॉल कितनी स्पीड से आ रही है, किस डायरेक्शन में जो है बैट को घुमाया जाए, तो डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथ में भी हो सकती है और रियल लाइफ में भी होती है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उतनी अच्छे से रिजॉल्व नहीं कर पाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे को सपोर्ट चाहिए होता है डेली लाइफ एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। तो बच्चा जो है उसके अंदर क्रोमोजोनल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, यानी कि मम्मी पापा के क्रोमोजोम्स में कुछ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि मम्मी पापा को ऑलरेडी कोई डिसऑर्डर था वो बच्चे के अंदर भी आ गया, ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है। सो सेकंड है प्रीनेटल कॉज बिफोर बर्थ। सो बिफोर बर्थ क्या क्या दिक्कत हो सकती है, हो सकता है बच्चे को किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर जो उसकी मदर है वो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटेक कर रही हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन, मम्मी ने उस तरीके से खाना खाया नहीं जिस तरीके से खाना चाहिए था, तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। या ब्रेन डेवलपमेंट इशू भी हो सकता है, बच्चे का ढंग से ब्रेन जो है वो विकसित नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है आपका पेरीनेटल कॉज ड्यूरिंग बर्थ, यानी कि बर्थ होते समय क्या क्या दिक्कत हो सकती है। सो पहला जो है वो है प्री मैच्योर बर्थ, कि बच्चे का जो जन्म है वो पहले ही हो गया, विच मीन्स 9 मंथ लगते हैं बच्चे को बाहर आने में, लेकिन उसका जो बर्थ है वो 7 मंथ में ही हो जाए, ठीक है। या बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसका वजन बहुत कम था, उसको ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, या जब डिलीवरी हो रही थी तो उसके ब्रेन में चोट लग गई, ठीक है। फॉरसेप्स वगैरह का यूज़ किया जाता है बच्चे को बाहर निकालने के लिए, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बच्चे को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है आपका पोस्ट नेटल कॉज। सो इसमें क्या क्या होता है ना, इसमें बच्चे के दिमाग में चोट लग सकती है, ठीक है, कि आफ्टर बर्थ बच्चा जो है वो बहुत तेज़ी से गिर जाए तो दिमाग में चोट लग सकती है,
ठीक है, या हेड इंजरी हो जाए बच्चे के, ठीक है, या ढंग से उसको जो है खाना ना मिले आफ्टर भी। तो देखो आपको ना बच्चे का हर टाइम ध्यान रखना होगा, बिफोर, ठीक है, ड्यूरिंग और आफ्टर, हर तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इनमें से किसी भी चीज में चूकते हैं तो डेफिनेटली बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो हो सकती है। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फिजिकल डिसेबिलिटी। यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी कैसे होती है? तो फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होता है? जब एक इंसान ढंग से अपनी जो मोबिलिटी है वो नहीं कर पाता, मतलब ढंग से चल फिर नहीं पाता है, उसका स्टेमिना कम है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाथ से कोई चीज़ अगर वो कर रहा है तो वो ढंग से कर नहीं पा रहा, स्किल्स ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। फिजिकली ना हमें दिख रहा है कि उस इंसान को जो है वो लेग से किसी काम को परफॉर्म करने में, हाथ से परफॉर्म करने में, ठीक है, चलने में, उठने में, बैठने में दिक्कत हो रही है, तो हम उस चीज़ को बोलेंगे फिजिकल डिसेबिलिटी। सो ये जो डिसेबिलिटी होती है ना, देखो इसमें क्या होता है ना कि इंसान को बाय बर्थ भी हो सकती है कि जन्म से ही है, या फिर किसी चोट लगने की वजह से भी हो सकती है कि उसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसके साथ जो है फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई है। सो मैंने यहाँ पर कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी के एग्जांपल्स बताए हैं, जैसे कि सेरिब्रल पैल्सी, पोलियो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और भी बहुत सारी होती हैं, तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है उसको, वॉकिंग में, स्टैंडिंग में, ठीक है, हाथ को यूज़ करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, प्रॉपर्ली, मतलब उसके जो हाथ पैर हैं वो ढंग से वर्क नहीं कर रहे हैं, जो स्ट्रेंथ है वो लिमिटेड है, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो सकती है, एंड्योरेंस उतना अच्छा नहीं है, उसके साथ साथ वो कुछ असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करेगा, जैसे व्हील चेयर हो गया, ब्रेसेस हो गए, ठीक है, प्रोस्थेटिक्स हो गया। तो इसमें देखो ज़रूरी नहीं है कि कॉग्निटिव एबिलिटी हो, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कॉजेज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। तो एक होता है कंजेनिटल कॉज जो कि बाय बर्थ होता है, और एक होता है एक्वायर्ड कॉज। तो आज हम इन दोनों के बारे में समझेंगे। सो कंजेनिटल कॉज में आ जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि ना, हो सकता है कि मम्मी या पापा के जीन्स में कुछ प्रॉब्लम रही हो, वो बच्चे के अंदर भी शिफ्ट हो जाए। इन्फेक्शन हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, और माल न्यूट्रिशन, यानी कि मम्मी ने प्रॉपर डाइट नहीं ली, प्रॉपर फूड नहीं लिया, तो चांसेस होते हैं कि बच्चे के अंदर भी जो है प्रॉब्लम्स आए। सो नेक्स्ट टॉपिक एक्वायर्ड कॉजेज। तो एक्वायर्ड कॉजेज में आप क्या लिख सकते हैं, जो मतलब आफ्टर बर्थ जो है हुए हैं जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हो गई है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, ठीक है, किसी को कोई डिजीज हो गई हो, ठीक है, जैसे पोलियो हो गया, अर्थराइटिस हो गया, इस तरीके से। ब्रेन इंजरी, यानी कि दिमाग में चोट लग सकती है, ठीक है। लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स, ढंग से ध्यान नहीं करा गया सेफ्टी का, और जिसकी वजह से कुछ दुर्घटना हो गई हो, ठीक है। जब सर्जरी करवाने गए या कोई गया तो उसके साथ एरर हो गया, यानी कि ठीक से नहीं हुई। तो ये सब कारण जो हैं ये हो सकते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी के। सो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका डिसेबिलिटी एटिकेट्स। तो इसमें ये है कि आप किस तरीके से स्पेशली एबल्ड लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। तो डिसेबिलिटी एटिकेट्स रेफर टू द रिस्पेक्टफुल एंड एप्रोप्रिएट वे ऑफ इंटरैक्टिंग विद पीपल हैव डिसेबिलिटी। जिन लोगों को डिसेबिलिटी है उनके साथ आपने किस तरीके से रिस्पेक्टफुली बात करनी है, क्या तरीका होना चाहिए उनके साथ बात करने का, ये सब चीजें जो है वो डिसेबिलिटी एटिकेट्स में आती हैं। सो क्या क्या चीजों का आपने पालन करना है डिसेबिलिटी एटिकेट्स में? पहली चीज अपनी लैंग्वेज का, आपने ऐसे नहीं बात करनी है हैंडीकैप, सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, ठीक है, ऐसा बंदा, इस तरीके से बात नहीं करनी है आपने। अगर बात करनी है तो स्पेशली एबल्ड, ठीक है, आपने पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं, नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल बात करते समय नहीं करना है। नेक्स्ट है आस्क बिफोर हेल्पिंग। अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो उससे पूछो कि उसको आपकी हेल्प चाहिए भी, ये नहीं कि आप सीधा हेल्प करने लग जाओ, ठीक है, या वो सामने वाला इंसान खुद बोल देगा ना कि उसको आपकी हेल्प चाहिए, आप मतलब एकदम से पहले पहले हर चीज मत करना, वो अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट, स्पीक डायरेक्टली। अगर आपको बात करनी है तो सीधा बात करो, ठीक है, आप उनके इंटरप्रिटेटर या असिस्टेंट्स या कंपेनियन से बात मत करो, सीधा उस पर्सन से डायरेक्टली बात करो, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेस एंड असिस्टिव डिवाइसेस। सो बेसिकली ना आपने कोशिश करनी है कि उनकी व्हील चेयर, क्रचेस, केन और गाइड डॉग्स को आप टच ना करें, ठीक है, और उनके डिवाइसेस उठा के बहुत दूर ना रख दें कि वो बिल्कुल ही उसके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो आउट ऑफ रीच हो चुके हैं उनके डिवाइसेस। ये सब चीजें आपने नहीं करनी है। नेक्स्ट है बी पेशेंट एंड लिसन अटेंटिवली। उनकी बात जो है बहुत ही नर्म तरीके से आपने सुननी है और आपने
कोशिश करनी है कि उनकी बात कंप्लीट होने के बाद ही आप जो है अपनी बात बोले। लास्ट है आपका डोंट स्टेयर और मेक असम्पशन। उनको घूरना नहीं है, घूरना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो घूरना तो बिल्कुल ही नहीं है और अपनी टिप्पणियां बिल्कुल नहीं देनी है कि अच्छा ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हो गया होगा, ये सब चीजें आपने नहीं करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। इसमें क्या है ना कि आप किस तरीके से फिजिकल एजुकेशन को अडेप्ट करवाओगे, यानी कि इस तरीके से बनाओगे फिजिकल एजुकेशन को कि जो स्पेशल बच्चा है वो भी पार्टिसिपेट कर सके, वो भी स्पोर्ट्स में खेल सके। इसी को हम बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन अडेप्टिव बनाना। तो ना यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज टू प्रोवाइड एवरी इंडिविजुअल एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। इसमें हम हर एक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, किसके अंदर, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अंदर, कि वो भी खेल सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्पेशल बच्चा है, ठीक है, जो कि मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी से जूझ रहा है और उसका भी मन करता है कि वो भी जो है स्पोर्ट्स का पार्ट बने, तो हमने क्या करना, हमने फिजिकल एजुकेशन में कुछ ऐसे चेंजेस करे, स्पोर्ट्स में कुछ ऐसे चेंजेस करे कि हम उनको भी इन्वॉल्व करा सके, वो भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है। टू मेक फिजिकल एजुकेशन एसेसिबल टू ऑल, हमने फिजिकल एजुकेशन को एसेसिबल बना दिया सभी के लिए, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी से जूझ रहा है तो हमने फिजिकल एजुकेशन को उसी के अकॉर्डिंग मोल्ड कर दिया, ठीक है। और अगर किसी को मेंटल डिसेबिलिटी, तो हमने स्पोर्ट्स उस तरीके से बना दिए कि वो इंसान भी, वो बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। भाई यही है कि टू प्रोवाइड फिजिकल एजुकेशन सर्विसेज, ठीक है, सबको जो है फिजिकल एजुकेशन की सर्विसेज मिल सके। सेल्फ एस्टीम उसके अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, उनकी मोटर स्किल्स डेवलप हो जाए, ठीक है। टू डेवलप नॉलेज ऑफ बॉडी मैकेनिक्स, की किस तरीके से उनकी जो बॉडी है वो डेवलप होगी, किस तरीके से वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, ये सब चीजें डेवलप हो जाए। किस तरीके से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें स्पोर्ट्स में ताकि उनका मेंटल, सोशल और इमोशनल तीनों तरीके से डेवलपमेंट हो जाए, वो फिजिकली फिट हो जाए, अपने आप को सोशलाइज करें, यानी कि फ्रेंड्स बनाएं, ठीक है। देखो अगर हमारी लाइफ में फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, या हम ज्यादा सोशलाइज होते हैं, तो जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो बाहर खुल के एक्सप्रेस हो पाती हैं और जो डिप्रेशन है ये सब चीजें बहुत दूर ही रहती हैं। तो अपनी बात कन्वे करने के लिए कोई ना कोई एक दोस्त तो आपके जीवन में होना चाहिए। तो कब होगा, जब हम आपस में स्पोर्ट्स खेलेंगे, उसी की बात करेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिविटी आती है। लास्ट है टू प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप। तो बेसिकली एक बच्चे के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स प्लेयर की क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं कि मैं भी जो हूँ वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर भी कुछ कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं वो बेनिफिट करती हैं अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं उनका क्या रोल है CWS इन बच्चों को लेके, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो प्रोफेशनल है वो बता रखे हैं, स्पेशल एजुकेटर, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, इन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। सो काउंसलर का क्या रोल है ना, देखो अचीवमेंट इन एकेडमिक्स, तो एकेडमिक्स में अच्छा करने के लिए जो है काउंसलर बहुत हेल्प करता है। पर्सनल, सोशल एंड करियर गोल्स को अचीव करने के लिए जो है काउंसलर हेल्प करता है। इनफैक्ट वो पेरेंट्स की भी हेल्प करता है कि वो इस तरीके से पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए कि बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो और अच्छे से करके दिखाए। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू और थेरेपीज के थ्रू उनके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मोबिलिटी को बढ़ाए, यानी कि मूवमेंट, पोस्चर, बैलेंस और इन सब चीजों पे काम करे और उनकी जो थकान है उसको कम करे। तो बेसिकली फिजिकली बहुत एक्टिव बनाने का काम करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। सो वो डेली स्किल्स पे काम करते हैं, ठीक है, उनकी लिविंग स्किल्स को इम्प्रूव बनाते हैं, मोटर स्किल्स को अच्छा बनाते हैं और हैंड और आई के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो एक्टिविटीज हैं वो सेल्फ परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है स्पीच थेरेपिस्ट। तो नाम से सजेस्ट हो रहा है कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाते होंगे, बोलने में हेल्प करवाते होंगे, ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवाते होंगे ताकि जो बच्चा है वो अपनी बात जो है वो बहुत ईजिली और बहुत सही तरीके से कन्वे कर सके। सो नेक्स्ट स्पेशल एजुकेटर। ये क्या करते हैं, ये ना बेसिकली बच्चों की नीड्स को समझते हैं कि किस बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो IEP डिजाइन करते हैं। IEP क्या होता है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, कि इस बच्चे को ये दिक्कत है और मुझे इस तरीके से जो है वो डेवलप करानी है चीजें। तो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं और बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं थ्रू एक्टिविटीज,
ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉपर लेसन प्लान बना के, और उनको उन सब प्रॉब्लम्स से जिसमें उनको दिक्कत हो रही है उससे जो है वो फ्री करवाते हैं। सो गाइज इसी के साथ ही चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। हमने जो है चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 का फिनिश कर लिया है। ये सफल सीरीज है जिसमें आपको सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी चैप्टर्स से रिलेटेड, और आपके काफी ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे अगर आप ये कर जाते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट समझ आता है और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो पा रही है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जैसी कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।